अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे लैम्डा मैक्सिमम और ई मैक्सिमम में चेंजेस कैसे देखे जाते हैं, ठीक है नहीं। और उनके जो चेंजेस हो रहे हैं या तो इंक्रीमेंट का चेंज होगा या डिक्रीमेंट का चेंज होगा। जो चेंजेस हम देखेंगे वो किस नाम से कहलाते हैं और वो चेंजेस क्यों होते हैं, किस प्रकार से अपन वो चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है लैम्डा मैक्सिमम में चेंजेस के बारे में अपन देखेंगे। तो अगर लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज होती है, अगर लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज होती है, वो चाहे सोलवेंट पोलरिटी चेंज करने से हो, चाहे आपका ऑक्सोक्रोम ऐड करने से हो, ठीक है नहीं है। अगर लैम्डा मैक्सिमम आपकी इंक्रीज होती है या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इंक्रीज होती है तो उसे हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। इसका कारण समझाऊंगा कि क्यों बोलते हैं अपन नाम। आपको पता है जो आपका स्पेक्ट्रम है विबग्योर, जो स्पेक्ट्रम है विबग्योर के नाम से ऐसे, ठीक है। और आपको अच्छी तरह पता है रेड एंड की वेवलेंथ जो होती है ज्यादा होती है, ठीक है नहीं। और ब्लू एंड की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है उसके कंपैरिजन में। तो अगर आप देखोगे कि लैम्डा मैक्सिमम को आप इंक्रीज कर रहे हो, वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, तो जो स्पेक्ट्रम है वो रेड एंड की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। क्लियर है। और ये जो है वो दो कारणों से होता है, हालांकि कारण और भी हो सकते हैं, ठीक है नहीं। मैं तीन कारण बता दूंगा, चलो यहाँ पे मोटे मोटे, ठीक है। तो पहला जो कारण है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सोक्रोम। बेंजीन का जो आपका बी बैंड आता है वो 256 नैनोमीटर पे आता है, सबको पता है, ठीक है नहीं है। लेकिन एनिलीन में वही बैंड 280 नैनोमीटर पे आता है, ठीक है नहीं है। तो 256 से 280 नैनोमीटर का इतना ज्यादा वेरिएशन किस कारण से आया, NH2 ग्रुप के कारण। और NH2 ग्रुप किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है नहीं है। और आपने देखा होगा जो सेकंड जो कारण है वो है आपका सोलवेंट पोलरिटी। तो N2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन होते हैं इसकी अपन चर्चा करेंगे अलग से, ठीक है नहीं है। अगर सोलवेंट पोलरिटी डिक्रीज की जाएगी तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखा जाएगा। कैसे, अगर देख लो आप जो एसीटोन है, एसीटोन की वाटर में लैम्डा मैक्सिमम लगभग 265 नैनोमीटर के आसपास आती है। अगर उसी एसीटोन की लैम्डा मैक्सिमम हेक्सेन में चेक की जाएगी तो 280 नैनोमीटर के आसपास आती है। तो सोलवेंट की पोलरिटी अपन चेंज करेंगे, लैम्डा मैक्सिमम भी चेंज होगी, ठीक है नहीं है। और जो तीसरा जो कारण है वो आपको पता लगेगा वुडवर्ड फिशर रूल में, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है, डबल बॉन्ड वगैरह एक्स्ट्रा आते जाते हैं, कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है, तो वहां पे 30 ऐड करते हुए चलते हैं अपन, ठीक है नहीं है। तो वो वेवलेंथ को इंक्रीज करने के लिए ही ऐड करते हैं। तो देखो आप 30 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाना एक डबल बॉन्ड के ऊपर अपने आप में बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है नहीं है। इसको डेजिग्नेट कैसे करेंगे अपन, देखो देखो इधर कैसे डेजिग्नेट करेंगे। मान लो कि ये अपना ग्राफ है और ग्राफ जो है, जो बैंड आ रहा है वो E वर्सेस लैम्डा आ रहा है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या। लेकिन जैसे ही अपन क्या करेंगे, प्रोटेशन देखेंगे तो बेंजीन का बैंड जो है वो 256 नैनोमीटर पे आएगा, ऐसे 256 नैनोमीटर पे लैम्डा मैक्सिमम आ रही है, किसकी, बेंजीन की। क्लियर, कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही आप टोलुइन को उसको देखोगे, क्या नाम, एनिलीन को देखोगे, तो एनिलीन का जो बैंड है वो 280 नैनोमीटर के ऊपर एपियर होगा। कितने पे होगा, 280 नैनोमीटर के ऊपर एपियर होगा, किसका, एनिलीन का। इस प्रकार से दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम के कारण, किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। और आप देखोगे वेवलेंथ इंक्रीमेंट हो गया आपका, क्या हो गया, वेवलेंथ इंक्रीज हुआ है। मैंने यहाँ पे केवल और केवल लैम्डा मैक्सिमम को समझाने की कोशिश की है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम के साथ साथ ई मैक्सिमम भी इंक्रीज होती है, ठीक है नहीं है। तो उसकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम को आपको बताना है। तो ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गई है आपकी,
ठीक है, पहले 256 पे आ रही थी, अब 280 पे आ गई है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसको अपन क्या बोलेंगे? रेड शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है नहीं है? नेक्स्ट जो है सेकंड आप बोल सकते हो जिसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। ठीक है नहीं है? यानी कि आपकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम यानी कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब वेवलेंथ का डिक्रीमेंट जो है वो कैसे होता है? कई चीजें होती हैं, जैसे डिस्टोर्शन ऑफ ऑक्सोक्रोम, डिस्टोर्शन ऑफ ऑक्सोक्रोम बोल दो आप चाहो तो, ठीक है, या फिर आप सॉल्वेंट पोलैरिटी चेंज बोल दो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो लॉस ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है कि नहीं है? अब लॉस ऑफ कॉन्जुगेशन कई तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे स्ट्रेन आ जाए मॉलिक्यूल में, नॉन पोलैरिटी आ जाए, तो कॉन्जुगेशन का लॉस हो जाता है। तो कॉन्जुगेशन के लॉस होने से भी आपकी क्या है, वेवलेंथ डिक्रीमेंट होती हुई दिखेगी आपको। ठीक है कि नहीं है? अब इसको समझने की कोशिश करना, जैसे एनिलीन है, एनिलीन को आप एनिलीन का पता है कि 280 नैनोमीटर पे है, लेकिन एनिलीन को जैसे अपन प्रोटॉन देते हैं तो वो एनिलीनियम आयन बनाएगा, और एनिलीनियम आयन बनने के बाद जो कॉन्जुगेशन हो रहा था वो कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा। जैसे ये एनिलीन है, अब ये कॉन्जुगेशन चल रहा था, अब जैसे इसको प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन इस लोन पेयर के ऊपर अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद जो कॉन्जुगेशन आ रहा है आपका, ठीक है, कॉन्जुगेशन हो रहा था वो कॉन्जुगेशन रुक जाएगा। अब ये इसकी जो लैम्डा मैक्सिमम होगी वो जस्ट लाइक बेंजीन होगी 254 नैनोमीटर। ठीक है नहीं है? तो एक्चुअल में 280 से कहां चला गया ये डायरेक्ट 254 नैनोमीटर पे, तो वेवलेंथ क्या होगी इसकी, डिक्रीज होगी। बेंजीन वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट, और जो स्पेक्ट्रम है वो ब्लू एंड की तरफ दौड़ता है, सबसे बड़ी बात, इसलिए इसको ब्लू शिफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है नहीं है? दूसरी चीज ये ध्यान रखना आप कि जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस है, ठीक है नहीं है, उनमें अगर पोलैरिटी डिक्रीज की जाती है, ठीक है, पोलैरिटी डिक्रीज की जाती है तो भी आपको ब्लू शिफ्ट देखने को मिलेगी। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा आराम से। ठीक है नहीं है? क्योंकि डिटेल से चर्चा करेंगे अपन पोलैरिटी वाले कांसेप्ट को। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को अपन कैसे डेजिग्नेट करेंगे, देखो इधर समझने की कोशिश करना कि E वर्सेस लैम्डा, आपका पहले जो आ रहा था वो कितने पे आ रहा था, वो आ रहा था 280 नैनोमीटर पे। किसका है ये टोलुइन उसका है, एनिलीन का। ठीक है, और जैसे इसको प्रोटोनेटेड किया अपन ने, प्रोटोनेटेड यानी एनिलीनियम आयन की बात कर लेते हैं, तो ये NH3+, ठीक है भाई, और ये लैम्डा मैक्सिमम कितने पे आ गया, 254 नैनोमीटर पे वापस आ गया। तो आपने देखा कि वेवलेंथ क्या हो रही है इसकी, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ब्लू शिफ्ट। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट जो है दो शिफ्ट एक साथ अपन देखेंगे। ई मैक्सिमम में चेंजेस देखेंगे, अगर ई मैक्सिमम बढ़ती है तो उसको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। एग्जांपल वही रहेगा अपना, बेंजीन की 254 नैनोमीटर पे लैम्डा मैक्सिमम थी, साथ में ई मैक्सिमम जो है वो 200 के आसपास थी, लेकिन जैसे ही एनिलीन आया, जैसे ही एनिलीन आया आपका ऑक्सोक्रोम लगा, देखो लैम्डा मैक्सिमम तो इंक्रीज हुई है, साथ में ई मैक्सिमम भी आपका इंक्रीज हो गया, 1430 के आसपास आ गया। ठीक है कि नहीं है? तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, ऑक्सोक्रोम की वजह से हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ई मैक्सिमम का कम होना, इंटेंसिटी का कम होना। क्लियर है, ई मैक्सिमम का। और ई मैक्सिमम कम कैसे होगी, ई मैक्सिमम एक तो डिस्टोर्शन वाला केस ले लो आप ऑक्सोक्रोम का चाहो, या फिर आप क्या चेक कर सकते हो इसमें, देखो इधर आप चेक कर सकते हो डिस्टोर्शन ऑफ क्रोमोफोब चेक कर सकते हो। आप देखोगे बाइफिनाइल जो है उसकी 19,000 के आसपास आती है क्या, ई मैक्सिमम। लेकिन अगर हम बाइफिनाइल की ऑर्थो पोजीशन पर, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे एक एक मिथाइल ग्रुप लगा दें तो स्टेरिक रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन की वजह से क्रोमोफोर का डिस्टोर्शन होगा। आप देखोगे ई मैक्सिमम कितना कम हो जाता है, बहुत कम होता है। तो ई मैक्सिमम का कम होना क्या कहलाएगा आपका, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसको कैसे दिखाएंगे अपन, दोनों को देख लेते हैं अपन। जैसे मान लो सबसे पहले हाइपरक्रोमिक की बात करते हैं, हाइपरक्रोमिक की बात करेंगे सबसे पहले। देखो इधर पहले एनिलीन का जो है 256
56 नैनोमीटर और ये 200 ई मैक्सिमम मान लो, ठीक है, ई मैक्सिमम और ये लैम्डा मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही ये बेंजीन का, जैसे ही एनिलीन मैंने ली तो एनिलीन का ऐसे हो गया और ये लगभग लगभग कितने में पहुंच गया, ई मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो गया आपका, और ये आपका 280 नैनोमीटर के आसपास, 1200 के आसपास है ये लगभग लगभग, ठीक है नहीं है। तो आप देखोगे, देखो आपका इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है, यानी इस प्रकार से ग्राफ आपका इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। समझ में आई बात? तो दोनों बढ़ रहे हैं यहाँ पे, आपका इंटेंसिटी भी बढ़ रही है बैंड की और साथ में वेवलेंथ भी बढ़ रही है, ठीक है नहीं। और उसकी बात करें अपन हाइपरक्रोमिक शिफ्ट की, पहले यहां पे आ रहा था, फिर बैंड यहां पे आने लग गया, क्या आएगा आपका डिक्रीमेंट। लेकिन जरूरी नहीं है कि हाइपरक्रोमिक के साथ आपको हाइपोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक दिखे, यानी ब्लू शिफ्ट के साथ हाइपो दिखे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि आपको बेथोक्रोमिक शिफ्ट के साथ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको। समझ में आई? देखो मैं समझाता हूं इसको, पीछे वाले एग्जांपल में आप चेक करोगे बेटा, इस वाले में चेक करोगे आप, देखो यहां पे आप डिस्टॉर्शन जैसे ही कर रहे हो तो लैम्डा मैक्सिमम तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन ई मैक्सिमम डिक्रीज हो रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही, बिल्कुल ये बताओ। तो ये कंसेप्ट नहीं बनाना है आपको, ठीक है कि नहीं है। ये केस वाई केस वेरी होता है, केस वाई केस चेंज होता है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसका जो एक साथ है डायग्राम वो बता देता हूं किस प्रकार का होगा। ये एक साथ डायग्राम में आपका किस प्रकार से शिफ्ट होगा, अगर इधर गया तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट, इधर गया तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इधर गया तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और इधर गया तो इधर हाइपर इधर हाइपो, ठीक है नहीं है। तो हमने चार बातें यहाँ पे सीखी है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट लैम्डा मैक्सिमम का बढ़ना, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट लैम्डा मैक्सिमम का कम होना, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट ई मैक्सिमम का बढ़ना, ठीक है नहीं है, और लास्ट में हाइपोक्रोमिक शिफ्ट ई मैक्सिमम का कम होना। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नेक्स्ट जो है वो पोलरिटी का केस है। तो पोलरिटी के केस में क्या है कि अपन सोलवेंट की पोलरिटी को देखते हैं और सोलवेंट की पोलरिटी को देखकर हम क्या बोलते हैं कि कौन सा शिफ्ट किस प्रकार से हुआ है, चाहे वो ब्लू शिफ्ट हुआ हो, चाहे वो रेड शिफ्ट हुआ हो, चाहे वो, ठीक है कि नहीं है, वो अपन देखेंगे यहाँ पे। तो जनरली क्या होता है कि क्रोमोफोर, यहाँ पे देखो बिल्कुल जनरल फिनोमेना लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं है। आपको पता है कि सोलोलाइसिस क्या होता है, लाइक सोलवेटेड लाइक, लाइक यानी कि समान समान को सोलवेट करता है और ज्यादा करता है, ठीक है कि नहीं है। तो पोलर पोलर को सोलवेट करता है, ठीक है, नॉन पोलर को सोलवेट करता है, इतना सा ध्यान रखना। पोलर सोलवेंट स्टेबलाइज पोलर ग्रुप, ठीक है कि नहीं है, थ्रू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं पर, ठीक है कि नहीं है। अगर क्रोमोफोर ज्यादा पोलर है ग्राउंड स्टेट में, अभी बात करेंगे अपन पोलरिटी वगैरह की, भाई किसका पोलरिटी, किसकी पोलरिटी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ठीक है कि नहीं, उसकी बात करेंगे। अगर क्रोमोफोर ज्यादा पोलर है ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट की बजाय, तो पोलर सोलवेंट स्टेबलाइज किसको करेगा, आपको ग्राउंड स्टेट को करेगा। अगर ग्राउंड स्टेट ज्यादा पोलर है तो ग्राउंड स्टेट को करेगा, अगर एक्साइटेड स्टेट ज्यादा पोलर है तो एक्साइटेड स्टेट को ज्यादा पोलर ज्यादा क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है कि नहीं। तो ग्राउंड स्टेट को अगर वो ग्रेटर एक्सटेंट से स्टेबलाइज कर रहा है तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट मिलेगी। कब, जब सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों चीज डिक्रीमेंट की बताई हैं, मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा आपको कि इंक्रीमेंट होने पर क्या होगा और डिक्रीमेंट होने पर क्या होगा, सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज करने या डिक्रीज करने पर क्या होता है, ये दोनों चीज समझाऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मिस गाइड हो जाता है बच्चा, इंक्रीमेंट का पता होता है, डिक्रीमेंट का वो भूल जाता है, या कंसेप्ट जो है उसका नहीं लग पाता है, ठीक है नहीं है। तो अगर पोलर सॉल्वेंट ग्राउंड स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करता है तो कौन सी शिफ्ट देखी जाएगी बेटा, ब्लू शिफ्ट। और अगर एक्साइटेड स्टेट को क्या करता है, वो ज्यादा पोलराइज करता है तो वो क्या करेगा बेटा, बेथोक्रोमिक शिफ्ट देखी जाएगी। इसको कैसे देखेंगे अपन, देखो तो अपने पास क्या है कि सोलवेंट इफेक्ट जो है अपन ट्रांजिशन या बैंड के हिसाब से चेक करेंगे बेटा। किसके हिसाब से चेक करेंगे, बैंड के हिसाब से। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो होते हैं अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हो रहे हैं तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एल्कीन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होंगे
तो वहां पे आप सोलवेंट कितना भी चेंज कर लेना, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कार्बोनिल कंपाउंड में हो रही है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में हो रहे हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, तो वहां पे पोलरिटी का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पोलरिटी का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ है थ्योरी कंसीडर कर लेना आप, मैं डायरेक्ट कंसेप्ट के ऊपर चल रहा हूं, ठीक है कि नहीं है? देखो इधर सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पोलरिटी का ऑर्डर है, पोलरिटी का ऑर्डर, ठीक है नहीं है, वो सबसे ज्यादा पोलर होता है ये वाला, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, और लास्ट में होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पोलरिटी के हिसाब से। ये ऑर्बिटल की पोलरिटी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है नहीं। अब पहला ट्रांजिशन कौन सा है अपना? अपना ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब मान लीजिए कि इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी लग रही है वो ये एनर्जी है E1 डेल्टा E1, कोई दिक्कत? या वेवलेंथ जो लग रही है वो है आपकी λ1, कोई दिक्कत? कर सकते हो आराम से। अब ये जो सिस्टम लिया है ये मैंने लिया है नॉन पोलर में, क्या में लिया है? नॉन पोलर में। और मैं इधर से इधर चलने पर क्या बढ़ा रहा हूं बेटा? पोलैरिटी इंक्रीज कर रहा हूं, पोलरिटी इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं है? तो मेरे को एक चीज बताओ, जब पोलरिटी इंक्रीज करूंगा तो ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा या ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा? सोचो एक बार, ठीक है, स्टेबलाइज दोनों होंगे, लेकिन ज्यादा पोलर ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो पोलरिटी किसकी ज्यादा है? पाई स्टार की। तो पाई स्टार ज्यादा पोलर होगा, ज्यादा स्टेबलाइज होगा। मान लो कि पोलर सॉल्वेंट ने इसको इतना लोअर किया, नाप के ले लो 4, ठीक है नहीं है? तो इसको डबल स्टेबलाइज करेगा, देखो कर दिया डबल स्टेबलाइज। डबल स्टेबलाइज किया नहीं किया? अब आपके एनर्जी लेवल्स चेंज हो गए, आपके एनर्जी लेवल्स का जो गैप है वो चेंज हो गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? ठीक है नहीं है? अब आप ये कहोगे सर ये ट्रांजिशन अपन ने करवाया है डेल्टा E2 रिक्वायर्ड या फिर वेवलेंथ λ2 रिक्वायर्ड है। अब मेरे को ये बता दो कि इसकी एनर्जी का गैप ज्यादा है या इसकी एनर्जी का गैप ज्यादा है? आप कहोगे सर इसकी एनर्जी का गैप ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया डेल्टा E1 इज ग्रेटर देन डेल्टा E2। तो ये क्या है? ये नॉन पोलर है, और ये क्या है? ये पोलर है, ठीक है नहीं? नॉन पोलर की एनर्जी ज्यादा है, पोलर की एनर्जी कम है, तो वेवलेंथ का ऑर्डर जो है वो उल्टा होगा। तो आप एक चीज बताओ, जब आपने इसमें पोलरिटी को इंक्रीज किया तो आपको कौन सी शिफ्ट देखेगी? व्हेन पोलरिटी इंक्रीजेज, व्हेन पोलरिटी इंक्रीजेज, रेड शिफ्ट या क्या बोलोगे? पैथोक्रोमिक शिफ्ट विल बी ऑब्जर्व, पैथोक्रोमिक शिफ्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। कोई दिक्कत? यानी कि जब आपने पोलरिटी इंक्रीज की तो वेवलेंथ क्या हो गई बेटा? वेवलेंथ भी इंक्रीज हो गई, एनर्जी कम हो गई, वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। और वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया आपका सिग्नल, जो आपका बैंड है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया। और लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है? रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। अब इसका उल्टा पहलू देखो आप, ये पोलर है, क्या है? ये पोलर में है, तो पोलर में है, आप इधर से इधर जा रहे हो तो पोलरिटी कम कर रहे हो। जैसे ही पोलरिटी आपने क्या की बेटा? कम की, आपका एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगी, यानी कौन सी शिफ्ट दिखाई देगी? ब्लू शिफ्ट। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में मैंने आपको क्या कहा था? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जब भी आप सॉल्वेंट की पोलरिटी डिक्रीज करोगे तो ब्लू शिफ्ट दिखाई देगी, ठीक है? अब वो स्टेटमेंट देख लो कि अगर एक्साइटेड स्टेट ज्यादा पोलर है ग्राउंड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट ज्यादा पोलर है किससे? ग्राउंड स्टेट से, तो स्टेबलाइजेशन एक्साइटेड स्टेट का ज्यादा होगा। और एक्साइटेड स्टेट का अगर स्टेबलाइजेशन ज्यादा हो रहा है तो ब्लू शिफ्ट देखी जाएगी। अभी बात की थी अपन ने, समझ में आई बात या नहीं आई? बिल्कुल इजी है, कर सकते हो आराम से,
ठीक है नहीं है? तो समझ में आया कुछ कि यहाँ पे आपका बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्यों आ रहा है पोलरिटी बढ़ाने पर, और पोलरिटी घटाने पर आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्यों आ रहा है? कर लोगे आराम से ब्लू शिफ्ट, ठीक है नहीं है? नेक्स्ट जो है सेकेंड ट्रांजिशन वो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है। कौन सा ट्रांजिशन है? N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। हाँ, बी बैंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बेंजीन मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा? नॉन पोलर होते हैं, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि आर बैंड पर, तो आर बैंड पर उल्टा इफेक्ट होगा, ठीक है नहीं है? थ्योरी कंसीडर कर लेना पूरी की पूरी, मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझा रहा हूं इसका कि क्या कंसेप्ट होगा। देखो, जब आप ट्रांजिशन करवा रहे हो कौन सा? N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, ये लो करवा रहे हो साहब, और ये जो ट्रांजिशन आपने करवाया है ये ट्रांजिशन ये हो गया, और इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी लगी वो E1 है और वेवलेंथ लगी वो λ1 है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये जो अपने लिया है ये नॉन पोलर का लिया है, कहीं का लिया है? नॉन पोलर का, और इधर चल रहे हो आप तो पोलरिटी इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पोलरिटी इंक्रीज कर रहे हो। तो पाई टू पाई स्टार जितना स्टेबलाइज पहले हुआ था उतना ही अब होगा, स्टेबलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन पाई स्टार से भी ज्यादा पोलर है आपका नॉन बॉन्डेड, तो नॉन बॉन्डेड का स्टेबलाइजेशन इससे डबल होगा, होगा नहीं होगा? इससे डबल, इससे डबल होगा नहीं होगा? पहले तो ये बताओ क्यों होगा स्टेबलाइजेशन डबल? क्योंकि ज्यादा पोलर है, ठीक है नहीं है? तो जैसे ही पोलरिटी आप इंक्रीज कर रहे हो वैसे ही आपके एन वाले का पोलराइजेशन ज्यादा हुआ, तो एनर्जी गैप देखो आप, एनर्जी गैप क्या हुआ? पोलरिटी बढ़ाने पर बढ़ गया, और जैसे ही एनर्जी गैप बढ़ा आपकी वेवलेंथ, रिक्वायर्ड वेवलेंथ कम हो गई, क्या हो गई? रिक्वायर्ड वेवलेंथ आपकी क्या हो गई? कम हो गई। तो आप ये बोल सकते हो डेल्टा E1 देखो डेल्टा E2, तो इसका मतलब ये काई में है, ये नॉन पोलर में है, और ये काई में है, पोलर में है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर सकते हो आराम से, इजी है, ठीक है नहीं है? तो आप देख रहे हो पोलर में आपकी एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ जो है वो पोलर में कम होगी, क्या होगी बेटा? वेवलेंथ पोलर में कम होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, देखो पोलरिटी इंक्रीज करोगे आप, पोलरिटी इंक्रीज करोगे तो आप शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपका बैंड, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही लैम्डा मैक्सिमम डिक्रीज होगी कौन सी शिफ्ट दिखी जाएगी? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोल दो या फिर ब्लू शिफ्ट बोल दो, कौन सी शिफ्ट बोल दो बेटा? ब्लू शिफ्ट बोल दो, ठीक है नहीं है? अब इसका रिवर्स चेक करो, रिवर्स का मतलब ये पोलर में है और इधर से इधर जाने पर हम पोलरिटी डिक्रीज कर रहे हैं, तो पोलरिटी डिक्रीज कर रहे हैं तो आप देखोगे कौन सी शिफ्ट देखी जाएगी? N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में अगर पोलरिटी डिक्रीज हो रही है तो कौन सी शिफ्ट देखी जाएगी बेटा? ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट देखी जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, कोई दिक्कत? और दूसरा स्टेटमेंट भी सुन लो इसमें आराम से, अगर ग्राउंड स्टेट ज्यादा पोलर है तो पोलरिटी बढ़ाने पर ब्लू शिफ्ट देखी जाती है, कौन सी शिफ्ट देखी जाएगी बेटा? ब्लू शिफ्ट देखी जाती है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आई थिंक पोलरिटी का जो कंसेप्ट है वो दिमाग में फिट हो गया होगा आपके, अब दिमाग में आप बिल्कुल भी मत रखना। बाकी ये पोलरिटी जो है किस सॉल्वेंट की कैसी पोलरिटी होती है ये वुडवर्ड फिशर रूल में अपन डिस्कस करेंगे। कोई डाउट, कोई समस्या? कर लोगे? चले आगे। तो अब हमें देखना है बेटा कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट होता है, ये आपका इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वुडवर्ड फिशर रूल लेके आऊंगा पूरा का पूरा, आराम से देखना। 3 वीडियो में मैंने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंट्रोड्यूस किया है, आपके लिए फुल कंसेप्ट है, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चले, चलो एक चीज और ध्यान रखना आप कि जो अपना N2 पाई सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो सेम N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की तरह ही बिहेव करेगा, ऑब्वियसली, ठीक है नहीं है? सेम उसी तरीके से करेगा
तो इसका मतलब सोलवेंट की क्वालिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा इसमें क्या होगा, ब्लू शिफ्ट देखा जाएगा। तो अपन एक कंसेप्ट बना लो आप, पाई टू पाई स्टार या यूं कह दो अलाउड जो ट्रांजिशन है, कौन से अलाउड ट्रांजिशन है पोलर मॉलिक्यूलों में पोलरिटी बढ़ाने पर वहां पे बेथोक्रोमिक शिफ्ट देखी जाएगी। और जो फोरबिडन ट्रांजिशन है N2 पाई स्टार N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, वहां पे सोलवेंट पोलरिटी बढ़ाओगे पोलर मॉलिक्यूलों में तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे मिलेगा ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। कोई दिक्कत? अब चलते हैं कॉन्जुगेशन के ऊपर। देखो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो कॉन्जुगेशन होता है वो कहीं ना कहीं वेवलेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है नहीं है। जैसे अपन बात करें एथीन में जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं वो लगभग 167 से 170 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। 167 हो जाए, 68 हो जाए, 69 हो जाए, 70 हो जाए, उसके बीच का होता है ट्रांजिशन, ठीक है नहीं है। लेकिन 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या होता है, दो एथीन यूनिट आपस में कंबाइंड हो जाती है और कॉन्जुगेट हो जाती है, ठीक है नहीं। और 1,3-ब्यूटाडाइन में वही ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो कितने का हो जाता है, 217 नैनोमीटर का। अच्छा इसका लॉजिक क्या है, इसका कारण क्या है कि ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली यहाँ पे जो बात की जाती है वो ये की जाती है कि होमोल्यूमो के जो बीच का जो गैप होता है वो कॉन्जुगेशन से डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। वही अपन को देखना है बेटा, और ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा क्या ध्यान रखोगे, कॉन्जुगेशन रहोगे तो ई मैक्स भी आपका इंक्रीज होता है। देखो लैम्डा मैक्सिमम तो इंक्रीज हो रहा है, ई मैक्सिमम भी इंक्रीज हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है ये समझाना है मेरे को, ठीक है नहीं है। अब जैसे मान लो कि ये एथीन है आपकी, क्या है बेटा, और एथीन में जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं, ठीक है। तो वैसे 67 नैनोमीटर होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है नहीं है। और ऐसा ही ट्रांजिशन मैं इधर करवा देता हूं, ठीक है, एथीन में। क्लियर है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वही 167 नैनोमीटर पर। लेकिन जब पाई पाई ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये बनाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है भाई। और ये भी आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना दी, ठीक है नहीं। अब यहां पे क्या हो गया, psi1 psi2 psi3 स्टार और psi4 स्टार, ठीक है। इस प्रकार से ऑर्बिटल बन गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल करने हैं। 2 ये हो गए, ये हो गए। इस केस में होमो ये था, ल्यूमो ये था, तो होमो ल्यूमो ट्रांजिशन हो रहा था। इसमें देखो होमो ये है और ल्यूमो ये है, तो ये ट्रांजिशन होगा नहीं होगा फिर तो इस ट्रांजिशन के लिए इतनी एनर्जी, इसके लिए कम एनर्जी, तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 217 नैनोमीटर। देखो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, क्यों ही, क्योंकि होमोल्यूमो का गैप कम हो गया। क्यों हुआ भाई, होमोल्यूमो का गैप कम हो गया। यही अपन डायग्रामेटिक समझेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन से आप देखना आराम से समझ में आएगा आपको। देखो इधर ये ट्रांजिशन है आपके, वो कितना है, ये है 167 नैनोमीटर। कोई दिक्कत? होमो और ल्यूमो के बीच में कोई दिक्कत? और जब इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने 1,3-ब्यूटाडाइन के, बने 1,3-ब्यूटाडाइन के, कोई दिक्कत? तो ये तो बन गया होमो और ये बन गया ल्यूमो। अब ट्रांजिशन जो होमो टू ल्यूमो है वो कितने पे होगा, 217 नैनोमीटर पे। तो आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? वेवलेंथ के साथ साथ ई मैक्सिमम भी बढ़ती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है नहीं है। तो जब भी कॉन्जुगेशन करोगे बेथोक्रोमिक शिफ्ट के साथ साथ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट आल्सो ऑब्जर्व्ड होगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में भी देख लो आप, दोनों केस करवा देते हैं। तो एल्कीन में इतने पर हो रहे हैं और देखोगे आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो कितने पर हो रहा है, 190 पर, और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन 280 नैनोमीटर पे हो रहा है, ठीक है नहीं है। लेकिन जैसे ही ये दोनों यूनिट कंबाइंड होगी और क्या बनाएगी बेटा, इनोन बनाएगी, तो आप देखोगे ये वाला होमो बन गया, क्या बन गया, होमो, और ये बन गया आपका ल्यूमो। तो पहली चीज आप देखोगे जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहे थे, यहां पे ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, आप देखोगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वेवलेंथ बढ़ गई है 190 नैनोमीटर से 218 नैनोमीटर, और ठीक है
और जो आपके N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहे थे, ये N2 पाई स्टार ट्रांजिशन 280 नैनोमीटर पे थे, अब N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कितने पे हो रहे हैं, देखो आप 320 नैनोमीटर पे हो रहे हैं। तो कॉन्जुगेशन क्या करता है, लैम्डा मैक्सिमम को इंक्रीज करने का काम करता है। इसके और भी एस्पेक्ट्स हैं जो अपन देख सकते हैं बेटा, देखो इधर आराम से, ठीक है। तो देखो ये एथीन का है, ये 13ब्यूटाडाइन का है, तो होमोल्यूमो का गैप का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हेक्साट्राइन में फिर होमोल्यूमो का गैप कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे 2 ही होते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखोगे होमोल्यूमो का गैप क्या होता हुआ चल रहा है आपका, रेगुलरली डिक्रीज होता हुआ चल रहा है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे जैसे आप कॉन्जुगेशन ऐड करोगे वैसे वैसे आपकी जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है उसकी वैल्यू बढ़ती हुई चलेगी। बेथोक्रोमिक शिफ्ट रेगुलर आपको देखने को मिलेगा, लैम्डा मैक्सिमम लोंगर वेवलेंथ की तरफ आपकी शिफ्ट होती हुई चलेगी। इसी प्रकार से अपन इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं, ठीक है नहीं है। अब ये जो है अनकॉन्जुगेटेड है, देखो बहुत कम वेवलेंथ पर आ रहा है, इधर आपकी वेवलेंथ है लैम्डा, क्या है वेवलेंथ लैम्डा, इधर आपकी ई है, स्केल पर नहीं है ये, ठीक है नहीं है। लेकिन जैसे कॉन्जुगेटेड डाइन लिया, देखो लैम्डा मैक्सिमम आपकी किसकी आगे, कॉन्जुगेटेड ट्राइन लिया, आपका बैंड जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे आ रहा है, ठीक है नहीं है। और जैसे ही आपने कॉन्जुगेटेड टेट्राइन लिया, आपकी लैम्डा मैक्सिमम और इंक्रीज हुई है, साथ में ई मैक्स भी आपकी इंक्रीज होती हुई चल रही है। देखो आपका ग्राफ इस प्रकार से मूव कर रहा है, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। ये कहानी थी किसकी, कॉन्जुगेशन की लैम्डा मैक्सिमम पर इफेक्ट की, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वुडवर्ड फिशर रूल का आएगा, जरूर देखना आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, ठीक है नहीं है। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने आईआर खत्म कर दिया है, यूवी खत्म कर दिया है। अब जो नेक्स्ट है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके लिए आएगी। उससे पहले वुडवर्ड फिशर रूल जरूर देखना है आपको पूरा का पूरा, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस है, कुछ नॉर्मल केस है, वो सारे के सारे आप देख लेना, ठीक है भाई। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।